नमस्कार। भारत के अपवाह तंत्र में हमने पिछले वीडियो में हिमालयी नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम इससे आगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे, यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। भारतीय प्रायद्वीप में अनेक नदियां प्रवाहित हैं। इनमें से अधिकांश परिपक्व अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। विशेषकर घाटियों के निम्नवर्ती क्षेत्र की नदियां मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आकार में छोटी हैं। यहाँ की नदियां अधिकांशतः मौसमी हैं और वर्षा पर आश्रित हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पर शुष्क ऋतु में इनका जल स्तर काफी कम हो जाता है। इस क्षेत्र की नदियां कम गहरी हैं, परंतु इन नदियों की घाटियां चौड़ी हैं और इनकी अपर्दन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रन या खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये मानचित्र है, इसमें यदि आप देखें तो प्रायद्वीप की जो मुख्य नदियां हैं उनमें ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, पालर, कावेरी एंड वैगई और इधर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती ये मुख्य नदियां हैं। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां यानी पूर्व की तरफ जो बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। जो नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनमें कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहले महानदी 858 किलोमीटर लंबी अपवाह प्रणाली वाली महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ियों का सिहावा नामक स्थल है। यहाँ से पूर्व व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई महानदी ओडिशा में कटक के निकट बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड और डूब उत्तर की ओर से आकर महानदी में मिलती हैं। तेल नदी बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संबलपुर के समीप महानदी एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। महानदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1,32,090 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 53% मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और 46% उड़ीसा में पड़ता है। ये महानदी आप देख सकते हैं, ये यहाँ गिरती है। फिर आती है गोदावरी। प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है और भारत में विस्तार की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को वृहद गंगा और दक्षिण गंगा की संज्ञा भी दी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसकी कुल जल ग्रहण क्षेत्र 3,13,839 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी घाट में नासिक की पहाड़ियों में त्रंबक नामक स्थल से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई और अनेक छोटी नदियों को अपने में समाहित करती हुई यह आगे बढ़ती है। पूर्वी घाट में थोड़ी दूर तक तंग घाटी बनाने के बाद यह नदी बहुत फैल जाती है। राजमुंद्री के समीप गोदावरी नदी की चौड़ाई 2,750 मीटर हो जाती है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहित, इंद्रावती, सबरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ताल, मूला, परवरा आदि हैं। ये देखिए मुख्य हैं। इंद्रावती ये है, ये वेनगंगा है, इसमें आके पेनगंगा मिलती है। ये गोदावरी हो गई, यहाँ वर्धा भी है और दक्षिण में है मंजरा, इसकी प्रमुख सहायक। दक्षिण में मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। धवलेश्वर के बाद गोदावरी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पूर्वी शाखा गौतमी गोदावरी के नाम से और पश्चिमी शाखा विशिष्ट गोदावरी के नाम से प्रवाहित होती है। इसके बीच में एक और नदी वैष्णव गोदावरी के नाम से प्रवाहित होती है। गोदावरी की तीनों शाखाएं क्रमशः यनम, नरसापुर और नागरा नामक स्थलों पर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। फिर है वैतरणी। इस नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा के क्योंझर पठार पर है। वैतरणी नदी की कुल लंबाई 333 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में लगभग 19,500 वर्ग किलोमीटर है। एक छोटी नदी है। फिर पेनार, पेनेरू। इस नदी का उद्गम कोलार जिला कर्नाटक से होता है। चित्रावती और पापागिनी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इस नदी की दो शाखाएं हैं। उत्तरी पेनार 560 किलोमीटर लंबी और कुडप्पा अनंतपुर के मार्ग से प्रवाहित होती हुई नेल्लोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दक्षिणी पेनार 620 किलोमीटर लंबी है और तमिलनाडु में सलेम और दक्षिणी अरकोट जिलों में प्रवाहित होती हुई कुलाडोर के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। फिर कावेरी जो दक्षिण की महत्वपूर्ण नदी है, इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में
1341 मीटर की ऊंचाई से होता है। मैदानी भाग में अवतरित होने के पूर्व यह नदी मैसूर के पठार में प्रवाहित होती है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में 805 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर हेमावती, लोकपावनी, पावनी, शिमशा और अर्कावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि दक्षिण की ओर इसकी मुख्य सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, कबबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती हैं। तमिलनाडु में प्रवेश करने के पूर्व कावेरी को मेगादाटू, आडू, थंडम कावेरी आदि नामों से जाना जाता है। श्रीरंगम के पास यह नदी उत्तरी कावेरी और दक्षिणी कावेरी के नाम से दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कावेरी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का आरंभ तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व होता है। कावेरी का डेल्टा लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में शिव समुद्रम और होगेनागल नामक दो विशाल जलप्रपातों का निर्माण करती है। प्राचीन काल का प्रसिद्ध कावेरी पट्टनम बंदरगाह कावेरी नदी के तट पर ही था। ताम्रपणी एक और सहायक नदी है जो दक्षिण में है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के अगस्त्य मलयम ढाल से होता है। यह नदी तिरुवनंतपुरम जिले से शुरू होकर समाप्त भी यहीं होती है। प्राचीन पांड्य राज्य की राजधानी कोकई किसी समय 8 किलोमीटर तक ताम्रपाणी नदी के अंदर चली गई थी। इस नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। ताम्रपाणी नदी कल्याण तीर्थम नामक स्थल पर 90 मीटर ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ये मुख्य वो नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। और पश्चिम प्रवाह वाली नदियां, प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जिनमें प्रमुख कौन सी है? नर्मदा। इस नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की 1057 मीटर ऊंची अमरकंटक चोटी है। प्रायद्वीप की पश्चिम प्रवाह वाली नदी में नर्मदा सबसे बड़ी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में स्थित है। ये नर्मदा हांडिया और मानधाता के बीच तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई और जलप्रपात का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों और कपिल धारा प्रपात का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। कपिल धारा जलप्रपात को धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण नर्मदा नदी करती है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती। इस नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले का 792 मीटर ऊंचा मुल्ताई नामक स्थल है। यह प्रायद्वीप की पश्चिम प्रवाह वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती या तापी नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 64,750 वर्ग किलोमीटर है। ये ताप्ती है आपकी। इसकी मुख्य सहायक नदियां लावदा, पटकी, गज्जल, बोधक, अम्भोरी, कुर्सी, ये बहुत हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नर अदा के समानांतर प्रवाहित होती हुई सतपुड़ा के दक्षिण में सूरत के समीप एक एस्चुरी का निर्माण करने के बाद ताप्ती नदी अरब सागर में गिर जाती है। लूनी है। इसका उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। यह नदी 450 किलोमीटर लंबी है और अरावली के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी कच्छ के रन के उत्तर में सहानी कच्छ में समाप्त हो जाती है। फिर साबरमती, ये लूनी थी, ये साबरमती है। इस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील है, जयसमंद। साबरमती प्रायद्वीप में प्रवाहित पश्चिम प्रवाह वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। साबर और हाथमती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 21,674 वर्ग किलोमीटर है। और एक और सहायक नदी जो पश्चिम में बहती है वह है माही। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में होता है और यह नदी धार, रतलाम तथा राजस्थान व गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत तक खंबार की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह नदी 560 किलोमीटर लंबी, जिसमें से अंतिम 65 किलोमीटर ज्वार के रूप में है। ये कुछ नदियां हैं जो पश्चिम से बहती हुई और अरब सागर में गिरती हैं। छोटी छोटी नदियां पश्चिमी किनारे पे भी हैं, जिनमें पंबा, पेरियार, भारा थापुचा, जुआरी, ये सारामती है, ये जुआरी है, ये मांडवी है। ये गोवा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं, जुआरी एवं मांडवी। ये महत्वपूर्ण बात है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। प्रायद्वीपीय नदियां पूर्ण विकसित अवस्था की हैं, जबकि हिमालय नदियां अभी भी नए सिरे से अपना विकास कर रही हैं।
प्रायद्वीपीय नदियों की अपर्दन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है और इसलिए वे अब अपना मार्ग परिवर्तन करने में असक्षम हैं, जबकि हिमालय नदियों की अपर्दन क्षमता काफी तीक्ष्ण है और ये अपना मार्ग परिवर्तन करने में भी दक्ष हैं। उत्तर भारत की अनेक नदियां ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी से भी पुराने काल की हैं। हिमालय पर्वत ज्यों ज्यों उभरता गया वैसे वैसे नदियां अपनी घाटी को गहरा करती हुई पूर्ववर्त प्रवाहित होती रही। एंटीसीडेंट उत्थान और नदियों के कटाव की प्रक्रिया साथ साथ चलती रही और इसका परिणाम ये हुआ कि नदियों की प्रवाह की गति नियमित रही। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम प्राचीन पठारों से होता है जो बहुत पहले ही अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन कर चुकी हैं। प्रायद्वीप की नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं और निचली घाटियों में इनकी गति लगभग समाप्त हो जाती है। चौथा, हिमालयी नदियां अपने तीव्र प्रवाह श्रेणियों के समानांतर आरंभिक प्रवाह और बाद में अचानक दक्षिण की ओर घूमकर समुद्र में गिरती हैं, इसलिए नदियां अपने प्रवाह मार्ग में तंग घाटियों का ही निर्माण करती हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां प्राय चौड़ी और उथली हैं क्योंकि यहाँ का ढाल बहुत कम है। पांचवा, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र अनुगामी है जबकि हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र पूर्वगामी है। ये पूर्वगामी है, ये गलत, अनुगामी नहीं है, ठीक है, पूर्वगामी है। हिमालयी नदियां सदाबहार हैं क्योंकि इनके जल का स्रोत हिमालय के बड़े बड़े हिमनद हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय भारत की प्राय अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ये नदियां वर्षा ऋतु में जल से भर जाती हैं परंतु शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। हिमालय नदियां तेज प्रवाह और अधिक गहराई के लिए हुए होने के कारण यातायात का मार्ग उपलब्ध कराती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां कम गहरी और मौसमी होने के कारण यातायात के अनुकूल नहीं हैं। इस प्रकार इन दो नदी प्रणालियों का अपना पृथक पृथक स्थलाकृतिक स्वरूप और पृथक पृथक अपवाह प्रणाली है और इसीलिए दोनों अलग अलग रूपों में परिलक्षित होती हैं। ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों और वहां के नदी तंत्र में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको इसमें इंगित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला जो वीडियो हमारा होगा सहायक नदियां, बांध व झीलें, जो मुख्य रूप से जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उन पर आधारित होगा, उसे आप देखना ना भूलें। जल्दी वो वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। आप इन दोनों वीडियोज को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।